फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 3 से है। क्वेश्चन कहता है कि टू बिल्ड अ रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट इज़ क्रूशियल टू बिल्ड अ रोबस्ट फैब मार्केट इकोसिस्टम विच इज़ करंटली अंडर डेवलप्ड। सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू इंक्रीज वायबिलिटी ऑफ फैब इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का निर्माण करने के लिए एक मजबूत फैब मार्केट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में अविकसित है। भारत में फैब इकोसिस्टम की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है ये, जिसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हमारे बहुत सारे टेक अवेज होंगे, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है फोकस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में करने के लिए। इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से जो भी आपको की टेक अवेज लगें उनको आप उठा करके अलग जगह लिख के रख लीजिएगा। नाउ जीएस पेपर 2 से सेकेंड क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन कहता है राइट टू इक्वालिटी एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 15(2) encompasses the right against state as well as private entities, but this right is weakened due to absence of comprehensive legislation to enforce the same. Comment. तो आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15(2) थोड़ा सा हमारे इंडिया के अंदर वीकेंड है, बिकॉज़ इंडिया के अंदर हम कहीं ना कहीं जो राइट है इसको एनफोर्स करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं बनाया है। तो इसको आर्ग्यू किया गया है उस आर्टिकल में, वहाँ से हमारे पास बहुत अच्छे टेकअवेज होंगे, तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल भी ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ब्लैक लाइफ मैटर्स करके एक मूवमेंट ने इस वक्त दुनिया को हिला के रखा हुआ है, इसीलिए राइट टू इक्वालिटी पे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला आर्टिकल हमें देखना है एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर इंडियाज सेमीकंडक्टर फैब एम्बिशंस। 5 जून को एक कमेंट्री पब्लिश हुई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसने बात किया था 3 स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी, और ये कहा गया था कि ये तीनों स्कीम जो है इंडिया की एबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विस की डिजिटल मार्केट में वो बढ़ा देगी। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर नॉर्म, रूल्स और स्टैंडर्ड और टोपोग्राफी बेस्ड ग्लोबल फिजिकल और डिजिटल सप्लाई चेन्स को क्रिएट करेगी। इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस में पब्लिश हुई हैं, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली 3 स्कीम्स की बात की गई है। पहली स्कीम का नाम है आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी है, ठीक है। दूसरी स्कीम का नाम है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर, जिसका नाम है स्पेक्स। और तीसरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स 2.0 EMC2। तो ये 3 स्कीम्स हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर जो हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग में, ये तीनों स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीनों स्कीम आज आप जाके होमवर्क में इनको देखेंगे। ये तीनों स्कीम जो है बेसिकली इन तीनों स्कीम्स को एज अ फ्लैगशिप स्कीम के रूप में यूज़ किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ इनसे ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये स्कीम्स बहुत सारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देंगी इंडिया के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी जो है स्टार्ट उन्होंने कर दिया है अप्लाई करना, स्पेसिफिकली PLI स्कीम के अंदर, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर। इस स्कीम में आउटले है 40,000 करोड़ का, और PLI स्कीम क्लियरली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और गवर्नमेंट जो है पुश कर रही है इस स्कीम को मल्टीपल रीजंस की वजह से। पहला रीज़न ये है कि इस स्कीम में इंसेंटिव मिलता है प्रोडक्शन के ऊपर। जो भी आपने 2019-20 में जो भी प्रोडक्शन किया था, उससे अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आप जो है इस स्कीम से इंसेंटिव्स को अवेल कर सकते हैं। तो कंपनीज़ जिनके पास ऑलरेडी असेंबली है, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी है, वो इस स्कीम को तुरंत लीवरेज कर सकती हैं और इंडिया के अंदर बना सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाते हैं तो उससे जॉब क्रिएशन बढ़ जाता है। तो कोलेटरल जो एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, वो जॉब क्रिएशन का मिलेगा, जो तुरंत जो है जो इमीडिएटली फॉलो होता है इन प्रोडक्शन बढ़ाते ही। और इस वक्त सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और जॉब्स को क्रिएट करें, जिससे कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सके कोविड-19 के वेक में। तीसरा है कि जो एक सेंटिमेंट है कि चाइना से छोड़ करके कहीं और आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, ये एक
तीसरा रीज़न है, और गवर्नमेंट ने रिपीटेडली ये कन्वे किया है कि इंडिया का जो एफर्ट है सेल्फ रिलायंस का, वो किसी पर्टिकुलर नेशन को सिंगल आउट नहीं करता है। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो PLI स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो खुद चाइना बेस्ड प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल ओप्पो ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि PLI जो स्कीम है और ये बाकी जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, जैसे स्पेक्स स्कीम हो गई और ECM स्कीम हो गई, तो ये जो है सर्टेनली काफ़ी हेल्प करेंगी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में अगले 2 से 3 साल में। पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें चिप्स और कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे जो है इंडिया को थोड़ा सा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत है। देखिए, कभी भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो चिप एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं आप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगेन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो डिपेंडेंट होगी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिलायंस का जो हमारा एफर्ट्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें चिप्स की, तो कुछ चिप्स जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम फॉरेन मेड चिप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डिफेंस ब्रीच का भी एक संभावना और साइबर वॉरफेयर वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जहाँ तक हो सके कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अगर हम इंडिया के अंदर करते हैं तो ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी, और इससे हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगी। अब ये देखते हैं कि इंडिया का क्या चांस है सप्लाई चेन में आगे मूव करने का। उसको देखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन अभी मैन्युफैक्चर करता है और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें चिप्स बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनके पास लैब्स हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लैब्स अवेलेबल हैं? तो ताइवान जो है सेमीकंडक्टर बिजनेस में काफ़ी अच्छी एक कंट्री के रूप में उभर के सामने आया है। ताइवान की बेस्ड TSMC जो है लार्जेस्ट प्योर प्ले फाउंड्री का प्लेयर है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो ये 2 तरह के होते हैं, PPF प्योर प्ले फाउंड्री। प्योर प्ले फाउंड्री मतलब ये एग्जैक्टली जो है पूरा बेसिक से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ये जो ऑलरेडी फैब्रिकेटेड हैं उनके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक सेमीकंडक्टर की चिप बनी हुई है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटना, ये सब चीज़ें PPF करती हैं। तो PPF जो है स्क्रैच से नहीं बनाती हैं। तो TSMC की अगर हम बात करें तो इनके पास प्योर प्ले फाउंड्री है, और यहाँ पे 50% मार्केट शेयर TSMC का है वो पूरे फाउंड्री मार्केट में। और ये प्लान कर रहा है कि $12 बिलियन का इनिशिएटिव्स लेकर के आए, और यहाँ जो है USA की हेल्प से इसके अंदर ये 12 बिलियन का जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। दूसरी न्यूज़ ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो फाउंड्री प्लेयर है, तो लार्जेस्ट हो गया TSMC, सेकेंड लार्जेस्ट है ग्लोबल फाउंड्रीज, ये बेस्ड आउट था चाइना का, और चाइना में चेंगड़ा में ये बेस्ड था, और ये जो है इसने पुल आउट कर दिया है वहाँ से, और ऑलरेडी इसने जो है कंस्ट्रक्शन जो इसके लिए स्टार्ट कर दिया था चाइना के अंदर। अब ये पुल आउट करने की बात कर रहा है, वहाँ से हटने की, शिफ्ट होने की बात कर रहा है। अब अगर हम सैमसंग की बात करें, सैमसंग है इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, IDM है ये। तो इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि ये अपने जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए अपनी सेमीकंडक्टर खुद डेवलप करता है। तो ऐसी कंपनी को IDM कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह में भी सैमसंग की चिप्स लगती हैं, और सैमसंग के जो भी फ़ोन्स होते हैं या सैमसंग का जो भी कंपोनेंट होता है वो अपनी चिप्स खुद बनाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ, IDM का मतलब हुआ कि ये फाउंड्री भी बनाते हैं और फिर उसका अपना प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो IDM मैन्युफैक्चरर जो है फाउंड्री मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं और उसको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया। PPF बेसिकली जो सेमीकंडक्टर चिप्स को फैब्रिकेट करते हैं दूसरों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशन, और साथ साथ ये अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की भी अगर बात करें तो चिप्स को भी ये पूरा नहीं बनाते हैं, तो फिर भी ये बहुत सारा काम करते हैं। PPF मतलब ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारा जो चिप का मैन्युफैक्चरिंग काम होता है ये PPF करते हैं, बट ये अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं।
तो अगर IDM मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उसमें एक मार्केट लीडर है आपका सैमसंग। ये प्लान कर रहा है कि ये और हैवीली इन्वेस्ट करेगा अपनी फाउंड्री बिजनेस में, जो कि इसकी साउथ कोरिया बेस्ड है। तो सैमसंग आपको पता है कि ये साउथ कोरियन कंपनी है, तो इसकी जो फाउंड्री बिजनेस है वो साउथ कोरिया में है। आपको पता होगा कि सैमसंग का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर है, बट इंडिया के अंदर सैमसंग फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, मतलब चिप्स ये साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो असेंबलीज है मोबाइल फ़ोन्स की वो इंडिया के अंदर करते हैं। तो सैमसंग जो है और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने फाउंड्री बिजनेस में, जो कि इसका साउथ कोरिया बेस्ड है। कोविड-19 ने डिसरप्ट किया है ओवरऑल सप्लाई चेन को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और इनिशियल इंडिकेशन ये है कि छोटे जो है रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर्स जो पहले शायद प्री कोविड-19 में भी ये जो है काफ़ी अच्छे नहीं खेल पा रहे थे, काफ़ी छोटे थे, वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा है। बट अगर बड़ी फर्म्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सैमसंग की बात करें या फिर TSMC की बात करें, तो ये जो फर्म्स हैं इन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी का साइन शो किया है, ये एक्सपैंड भी कर रही हैं, रिकवर भी कर रही हैं। तो ये ट्रेंड एक लेसन, इसके अंदर एक कुछ लेसन है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ लेसन ये हैं कि जो स्मॉल स्टार्टअप हैं जो कि ऑलरेडी इंक्यूबेशन में हैं अभी इंडिया में और प्री लॉन्च स्टेज में हैं, उनका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो वो फैब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल IISc की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के अंदर कर रहे हैं, वो जो है थोड़ा सा पिछड़ जाएंगे, कम से कम 3-4 महीने पीछे चले जाएंगे कोविड-19 की वजह से। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो बड़े स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरा एक ये है कि अगर इंडिया के अंदर हाईली ऑटोमेटेड कॉमर्शियल फैब्स होती तो शायद इंडिया जो है सपोर्ट कर पाता प्रोटोटाइपिंग एफर्ट्स को, और छोटी और फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप फिर इंडिया के अंदर स्टार्ट हो सकते थे। बट क्योंकि हमारे यहाँ पर हाईली ऑटोमेटेड कॉमर्शियल फैब्रिकेशंस नहीं हैं, इसलिए हमें जो है छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दो और स्कीम्स की, स्पेक्स और EMC2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों स्कीम्स। तो अगर इन दोनों स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इन स्कीम्स को लेकर के कुछ मिक्स्ड रिएक्शन रहे हैं इंडस्ट्री से। बहुत सारे लोगों ने इन स्कीम्स को वेलकम किया था, क्योंकि ये काफ़ी ऑलमोस्ट 2 डेकेड के इनेक्शन के बाद इस तरह की स्कीम्स आई हैं। क्योंकि अभी तक जो एक फोकस रहा था गवर्नमेंट का वो फैब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं था इंडिया में। तो फैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई भी स्कीम आती है तो ये काफ़ी अच्छी एक इंसेंटिव होगा, और यहाँ पे कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इन स्कीम्स के तहत। फॉर एग्जांपल लो टैक्स रेट होगा फैब्स के लिए, लॉन्ग टर्म सॉवरेन गारंटीज़ होंगी, और ड्यूटी जो है कुछ पार्ट्स जो कि करंटली इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर जो है ड्यूटी लगा दी जाएंगी, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा मिले। फिर कैपेक्स रीइंबर्समेंट, मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं फर्म्स, उसको रीइंबर्समेंट का कुछ क्लॉजेस हैं। और कुछ लेसन्स हम जो लर्न कर सकते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं या तो वो और या फिर छोटे प्लेयर्स का कंसोर्टियम ये गवर्नमेंट के पास आकर के अगर कुछ मांग सकता है तो उसको ये करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लाइक्लीहुड ये है कि गवर्नमेंट इन स्कीम्स में थोड़ा सा ट्वीक करेगी, क्योंकि अभी ये स्कीम्स जो हैं ये परफेक्ट नहीं है। तो अभी हमने जिन तीनों स्कीम्स की बात की है, ये जो है इनके अंदर एक कमियां हैं। यहाँ पे देखिए कैपेक्स एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। फिर जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी उनकी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बूस्ट कराया जा सके। बट एक चीज़ जो नेगलेक्ट की गई है वो है मार्केट इकोसिस्टम। तो मार्केट इकोसिस्टम को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जो कि डीप टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं, मतलब कि उन फर्म्स के लिए रिसर्च और प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़रूरी होती है, और वो क्या करती हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं जो कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को रिप्लेस कर सकें। तो उनके लिए एक चैलेंज ये आता है कि उनको जो है वेफर या की मटेरियल चाहिए होते हैं जो कि हो सकता है सिलिकॉन ना हो। तो अभी ज़्यादातर क्या है कि हमारे एडवांस मटेरियल्स जो है वो यूज़ करती हैं। अगर मान लीजिए कोई आप ब्रेक थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं या कोई नई सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप सिलिकॉन को जो है बाईपास करना चाहेंगे, क्योंकि सिलिकॉन को यूज़ करके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं। ऐसे में ये जो कंपनीज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ये जो वेफर में की मटेरियल्स यूज़ करती हैं उसमें ये कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ कर सकती हैं। 3-5 सेमी कंडक्टर्स जैसे कि गैलियम नाइट्राइड या इस तरह के कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स यूज़ करती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि
ऐसी वेफर्स या चिप्स बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स और प्रोसेसेस जो है अवेलेबल हैं, या कुछ इक्विपमेंट और प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स और प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि डिफरेंट हों। तो इसीलिए हमारे सामने जो एक क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये है कि हमारी जो फैब लैब्स होंगी इंडिया के अंदर वो कितनी फ्लेक्सिबल होंगी, क्या वो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी कि हम मटेरियल को चेंज कर पाएँ। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लैब यहाँ पे देखिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन लैब इस चीज़ के बारे में पॉलिसी मेकिंग नहीं की गई है। तो ये एक वो हो गया, ये एक मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमें एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये इजी नहीं है कि आप फैब को डाइवर्सिफाई कर पाएँ छोटे छोटे और अलग अलग नीड्स को कैटर करने के लिए, बट एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड होना चाहिए जिसको हमें एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो डिमांड्स इनकी कम होती है। अब ये जो फैब लैब होंगी क्या वो इन छोटी डिमांड्स को मीटअप कर पाएंगे, और सिर्फ इन छोटी डिमांड्स को मीटअप करने के लिए कितना जो है कॉस्ट बेनिफिट होगा इनको अगर ये इस तरह के एडिशनल इक्विपमेंट लाती हैं। बट एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड होना चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट होनी ज़रूरी है। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये, दूसरा जो एक पॉलिसी इशू आता है वो ये है कि डिज़ाइन हाउसेस की बात होती है। डिज़ाइन हाउसेस की मतलब आप जो है गवर्नमेंट कोशिश करे कि डिज़ाइनिंग इंडिया के अंदर कीजिए। उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो टिपिकली फ़िज़िकल डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हो, फिर उसको टेप्ड आउट कर, मतलब जो भी आपकी फ़िज़िकल डिज़ाइन है उसको आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर दीजिए, फिर उस फ़िज़िकल डिज़ाइन को टेप आउट करके दे दिया जाएगा किसी सेमीकंडक्टर फैब लैब के द्वारा जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या लैब्स हैं उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आता है कि प्रिंटेबिलिटी जो है उसकी फ़िज़िकल डिज़ाइन की वो होना ज़रूरी है जिससे कि वो एक्चुअल चिप पे फैब्रिकेट हो सके। अब एक और नेसेसिटी वो ये है कि कम से कम एक फैब लैब इंडिया के अंदर होनी चाहिए इनिशियली, जिससे कि एक बैकअप सोर्स के रूप में ये एक्ट करे और चिप को फैब्रिकेट कर ले। साथ साथ क्वालिटी अगर मान लीजिए अच्छी लगती है तो इवेंचुअली ये प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है। तो एक बैकअप लैब इंडिया के अंदर होनी चाहिए, और अगर बैकअप लैब अच्छे से काम करती है तो वो प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बेनिफिट बहुत सारे होंगे अगर हम एक अच्छी फैब लैब इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम कॉस्ट को सेव कर पाएंगे क्योंकि इंपोर्ट टैक्सेस और ये सारी चीज़ें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई फैब लैब इंडिया के अंदर होती है तो हम डेडिकेटेड और फास्टर टेस्टिंग या प्रोडक्शन लाइंस कर पाएंगे, कोलैबोरेशन बेटर हो पाएगा। उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि स्टार्टअप के अलावा बहुत सारी बड़े प्लेयर्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसे कि IDMs हो गए और या फिर फैबलेस कंपनीज़ हो गई जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन इंजीनियर्स भी इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं। तो केवल स्टार्टअप नहीं बल्कि वेल एस्टैब्लिश कंपनीज़ भी जिनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइनिंग टीम प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर जो है फैब को कंसिडर कर सकती हैं एज अ सेकेंड सोर्स सेम रीजंस के लिए। तो केवल स्टार्टअप नहीं, अगर कोई फैब लैब होगी तो जो डिज़ाइन टीम्स हैं इंडिया के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनकी जो डिज़ाइन टीम्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जो अगर फैब लैब है तो वहाँ से भी वो डिज़ाइनिंग करवा सकें या फैब्रिकेशन करवा सकें। तो फैब को इस जो है बेनिफिट जो है काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसीलिए फैब को डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो असेंबली करते हैं, केवल वो मतलब चिप्स और पार्ट्स को बाई कर देते हैं, उनको एक साथ लेकर के आते हैं और फिर इवेंचुअली उसको मतलब उसको जो है एक बड़ा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं उससे। तो ये जो फिर वो जो है फाइनल जो असेंबल्ड प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उसको सेल आउट करते हैं। अब अगर इस तरह की फर्म्स की भी बात करें तो इनको जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह के पार्ट्स मतलब पार्ट्स जो वो ख़रीद रहे हैं वो एक साथ मिलके कैसे फंक्शन करेंगे। तो आप जो है असेंबली अगर आपको करनी है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किसके साथ मिलके कैसा रिजल्ट देगा, ये पता होना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी हमें एकेडमिक लेवल टेपिंग आउट करनी ज़रूरी है, जिनका वॉल्यूम बेशक कम हो बट असेंबलिंग जो है वो बेटर से बेटर प्रोडक्ट की कर पाएँ।
अब अगर हम एक फैब सेमीकंडक्टर जो है इकोसिस्टम बिल्ड कर देते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या होगा कि फंडामेंटल लेवल पे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमारी जो रिसर्च है वो सेमीकंडक्टर के रियाम में इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लैब है इंडिया के अंदर। अगर हम डेवलप कर देते हैं इंडिया के अंदर लैब, और वो एक सुपर स्पेशलिटी अगर फैब लैब्स होती हैं, तो सेमीकंडक्टर रिसर्च को एक बूस्ट मिलेगा, और जो लॉन्ग रन में जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा कि जो आइडियाज़ हैं उनको हम कैसे एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो इंडिया को इंडिया जो है मोसेस टाइप की चिप नीड कर सकता है फ्यूचर में। जो स्मॉल चिप्स होती हैं, मान लीजिए 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर की या छोटे साइजेस की, और इनके अंदर बहुत सारी डिज़ाइंस हो सकती हैं जो कि मतलब जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जो भी सेमीकंडक्टर का बिज़नेस है उसके लिए वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है, और इसीलिए अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पे एक स्पेस को जो है शेयर किया जा रहा है एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। इसको हम ट्रस्टेड फाउंड्री मॉडल, जो सिमिलर है यूएसए में यूज़ किया जाता है, उसके बेसिस पे मॉडलिंग कर सकते हैं उसकी। फिर उसी की तरह अगर हम बात करें कैपेक्स की, जो फैब में जो है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इक्विपमेंट अगर आइडियल हो जाता है, मान लीजिए इक्विपमेंट खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल लॉस होगा। तो इसीलिए हमें ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम इनफ जो है इतना मार्केट इंडिया के अंदर डेवलप करें कि कॉन्स्टेंटली वो जो फैब्रिकेशन लैब है वो चलती रहे, अपने प्रोडक्ट्स चर्न आउट करती रहे, डोमेस्टिक नीड को मीट करने के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो इसीलिए हमें क्या होगा कि हमारी जो क्लैरिटी है और स्ट्रैटेजी है वो हमें रीडिज़ाइन करनी होगी कि हम एक बड़े मार्केट पजल को हम सॉल्व कर सकें, और अपने जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी अपनी प्रेजेंस शो कर सकें। बिग और मीडियम प्योर प्ले फाउंड्रीज़ और आईडीएम्स की अगर बात करें, तो उनका जो रीज़न है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का वो वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बड़ी कंपनीज़ की बात करें, आईडीएम की जैसे बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सैमसंग की बात करें, तो सैमसंग जो है अगर कोरिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम है उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। बट वो शायद कंसिडर कर सकते हैं ओल्डर जो टेक्नोलॉजी नोड्स हैं उनको इंडिया के अंदर मूव करने के लिए, जिससे कि डिजिटल चिप स्पेस इंडिया के अंदर डेवलप हो सके। मेमोरी, हार्डवेयर, सपोर्टिंग डिस्प्ले, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें जो है एक बड़े फैब मार्केट को इंडिया के अंदर ओपन कर सकती हैं। उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि एनालॉग और रेडियो फ्रीक्वेंसी को अगर हम यूज़ करने लगेंगे 5G के साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि जो आपको पता ही होगा कि 5G के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है, जहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके अंदर अगर हम RF रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने लगेंगे, तो उसको जो है हम अपने मोबाइल सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक जो इंटरेस्टिंग एरिना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि हम जो मासिव मल्टीपल इनपुट आउटपुट मासिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की जो चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे एक जो प्रोलिफरेशन है RF टेक्नोलॉजी का और 5G का, इससे जो है कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर की जा सकती है। बहुत सारे नेटवर्क कैरियर्स हैं, फॉर एग्जांपल नोकिया, एरिक्सन, हुआवे, जो कि ऑलरेडी 5G बेस स्टेशंस में अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा छोटी कंपनीज जैसे विटेल वियतनाम में है, राकून 10 जापान में है, ये अपना जो है इन हाउस 5G डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो 5G रिवॉल्यूशन के साथ जो है जो डेवलपमेंट हो जाएगा, एक अच्छा जो है मार्केट डेवलप होगा फैब की परचेज़ के लिए, और इसीलिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैब की करते हैं इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं इससे एक बेनिफिट हमें मिलेगा। अब अगर हम स्पेक्स स्कीम की बात करें, जिसका आउटले है 32,085 करोड़, और यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है या डिस्टिंक्शन नहीं है कि कितना कैपेक्स रीइंबर्समेंट मिलेगा। कम से कम 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स, लार्ज प्लेयर्स और कंसोर्टियम इसका बेनिफिट जो है क्लेम कर सकती हैं, और क्या इंसेंटिव उनको मिलेगा ये देखना अभी बाकी है। बट अगर स्पेक की स्कीम जो है सक्सीड कर जाती है, तो एक
रिलायबल चिप फैबिंग इंडिया के अंदर डेवलप की जा सकती है और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एम्बिशंस के लिए। तो अगर हमें जो है एक मार्केट में की प्लेयर के रूप में इमर्ज होना है इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट प्रोड्यूसिंग में, तो हम जो है केवल असेंबली से उसका मार्केट लीडर नहीं बन सकते हैं। हमें देखना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज इस तरह से अलाइन करनी होंगी कि हम फैब्रिकेशन भी इंडिया के अंदर करें, और उसके लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि फैब्रिकेशन लैब्स बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर को एंज्यूम करती हैं। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम इम्प्रूव कर पाते हैं और स्कीम्स जैसे कि स्पेक स्कीम या इस तरह की और स्कीम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम लेकर के आते हैं फैब्रिकेशन के लिए स्पेसिफिकली, तो शायद हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एम्बिशंस हैं उनको हम मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो इंडिया एक ऐसी यूनिक डेमोक्रेसी है जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी है, बट ऐसा कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है जो इस राइट टू इक्वालिटी को हमें वापस देगा। तो देखिए, बहुत अच्छी लाइन है जिसको आप कहीं कोट कर सकते हैं। ये लाइन आप अलग से लिख के रख लीजिएगा अपनी लाइन बुक में। मैं फैक्ट बुक की बात करती हूँ, इसी तरह से लाइन बुक जो है कोटेशन बुक आप बना लीजिए, जहाँ पे इस तरह के जो अच्छे एडिटोरियल्स में से कुछ अच्छी लाइन्स होंगी उनको हम एक जगह लिखेंगे और उनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपका सोसाइटी का क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये लाइन लिख देते हैं तो बहुत ब्यूटी हो जाएगी आपके आंसर में। सपोर्ट इज़ ऑफन माइक्रोकॉज़म ऑफ सोसाइटी। सपोर्ट जो है हम सोसाइटी का एक माइक्रोकॉज़म होता है। अब देखिए, माइक्रोकॉज़म क्या है? मैक्रोकॉज़म का मतलब होता है पूरा जो है बड़ी पिक्चर को हम मैक्रोकॉज़म कहते हैं। और माइक्रोकॉज़म जैसे मान लीजिए एक बड़ा जिक्सॉ पज़ल है, उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अब एक पर्टिकुलर छोटे पीस की स्टडी की जाए तो उसको माइक्रोकॉज़म कहा जाता है। तो सोसाइटी का जो माइक्रोकॉज़म है वो सपोर्ट है। सपोर्ट एक पार्ट है सोसाइटी का। ज़्यादातर इसको जो है लेवलर के रूप में देखा जाता है, बट बेसिकली सपोर्ट आप तब देते हैं जब आपने जो है आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं। सही बात है ना? जब इनइक्वालिटीज़ होंगी तभी तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को सपोर्ट देंगे। अगर इनइक्वालिटी नहीं है तो सपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए सपोर्ट को सोसाइटी का माइक्रोकॉज़म कहा जाता है, क्योंकि हम उन सेक्शंस को जो है सपोर्ट देते हैं जिनको हमने सोसाइटी में अनइक्वल की तरह ट्रीट किया है। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का वो ये है कि रेवलेशंस बताए गए थे कुछ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंसेस। बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर का जो हैशटैग चल रहा है, वहाँ पे इसने जो है एक अच्छी बात ये की है कि जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या सोसाइटियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में लोग जो है ट्विटर पर खुलकर बता रहे हैं। तो रिसेंटली अभी वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट कैप्टन डेरिक सैमी ने बताया था कि किस तरह से वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में इनके खिलाफ़ जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और क्रिकेट के फील्ड में इनके खिलाफ़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफन होता है। अब इनकी जो स्टोरी है ये क्रिकेट के बियॉन्ड जाती है। बहुत सारे और भी लोग हैं जो डेली बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होता, ये हमारी सोसाइटी के अलग अलग एरियाज़ में, एरिनास में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग स्पेसिफिकली अपने घरों को लैंड नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर फेथ के लोगों को या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का जो हमारी सोसाइटी के अंदर इनहेरेंट है। और इसी सैमी के जो स्टेटमेंट से रिएक्ट करते हुए इरफान पठान ने पॉइंट आउट किया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर भी बहुत प्रेवलेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्लेयर्स जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में जब खेलने आते हैं तो उनको फील्ड पे क्राउड से एब्यूज़ेस फेस करनी पड़ती हैं, और ये भी एक एग्ज़ाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का। इसको टेस्टिफाई भी किया था इन नॉर्थ इंडिया एक इंडियन ओपनर अभिनव मुकुंद के द्वारा, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई मतलब प्रूव किया था, बैक किया था, और कहा था कि उनको भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े थे। तो ये हमें अपने आप में शर्मनाक बात है कि हम एक इंडियंस होकर के और एक दूसरे के खिलाफ़ अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये अपने आप में हमारे लिए शर्म की बात है। खैर, जो इस तरह के जो इनके कमेंट्स थे मिस्टर पठान के, उसके बाद इनको बहुत बड़ा बैकलैश सोशल मीडिया पे फेस करना पड़ा था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनकी इंडियननेस को लेकर के क्वेश्चनिंग की थी, और इतने ज़्यादा ट्रॉल्स इनको फेस करने पड़े थे कि अल्टीमेटली इनको जो है जस्टिफाई करना पड़ा पठान जी को कि वो इंडियन हैं और इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बातें कही थी।
और जो इनको ट्रॉल्स और बैकलैशेस सोशल मीडिया पे फेस करने पड़े, वो अपने आप में इनके स्टैंड को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, हम एक डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हैं और ये एज अ सोसाइटी हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे लोग सोचते थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी एक हम लोगों के अंदर एक बिलीफ थी कि जितनी हमारे में एजुकेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेशन को गिव अप करेंगे। और इसीलिए रिजर्वेशन का जो एक रखा गया था, रिजर्वेशन का जो एक चीज़ रखी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक टेम्प्ररी और एनेबलिंग प्रोविज़न के रूप में रखा गया था। बिकॉज हमारे फाउंडिंग फादर्स हमारी कैपेसिटीज़ में, हमारे टैलेंट्स में, हमारी इंटेलिजेंस में बिलीव करते थे और उनकी ये बिलीफ थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी में रहेंगे, जैसे जैसे हम अपनी एजुकेशन को गेन करेंगे, वैसे वैसे हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी में कन्वर्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली इवन 70 ईयर्स डाउन द लाइन हम उस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी में इवॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ये भी एक बात है, जहाँ हमें इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए कि क्या हम अपने फाउंडिंग फादर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरा उतर पाए हैं या नहीं। अब देखते हैं, प्रेजुडिसेस की बात करते हैं। प्रेजुडिसेस का मतलब होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ अगर पूर्वाग्रह रखते हैं, पहले से बिलीव करते हैं कि ये अगर ऐसा, इसकी एक कास्ट ऐसी है या इसका कलर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, तो इसको प्रेजुडिस कहा जाता है। अब प्रेजुडिसेस हमारी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को में प्रिवेल करते हैं और बेसिक एजुकेशन से लेकर के एम्प्लॉयमेंट हो गया, गुड्स हो गए, यहाँ पर भी प्रेजुडिसेस अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन बहुत इनडायरेक्ट होता है और इवन अनइंटेंडेड होता है। फॉर एग्जांपल, एक यूएस की कोर्ट रूलिंग थी ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कंपनी 1971। ये बहुत जो है बड़ा केस था जिसको ऑफन बहुत सारी कंट्रीज़ जो है कोर्ट करती हैं। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो एनर्जी कंपनी थी, मतलब ड्यूक पावर कंपनी, इसने जो है यूएस का जो सिविल राइट्स एक्ट है 1964 की, जहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है वाइट्स और ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में, उसके खिलाफ है इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या थी? ड्यूक पावर कंपनी ने छोटी छोटी पोस्ट के लिए भी एक मैंडेटरी जो है टेस्ट कंडक्ट कराने शुरू किए थे, रिटन टेस्ट थे। अब ये जो रिटन टेस्ट थे, ऑन द फेस लगता है कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होंगे, बट ये रिटन टेस्ट एक तरीका था जिसके थ्रू अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ जो है प्रेजुडिसेस किए जाते थे और उनको जो है नौकरी से डिनाई किया जाता था। उनके जो है उनके खिलाफ था ये, उनको हटाने के लिए, उनको जो है प्रिवेंट करने के लिए ये टेस्ट इंक्लूड किया गया था। अब जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, उस वक्त जो है चीफ जस्टिस जिसने ये जजमेंट दिया था, नाम था उनका बर्जर, उन्होंने ईसॉप की फेबल को जो है कोट करते हुए कहा था कि टेस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। उन्होंने ईसॉप की एक फेबल कोट की थी, जो फेबल है स्टॉर्क और फॉक्स की। अब आपको शायद ये फेबल ना पता हो तो मैं बहुत छोटे में बता देती हूँ, बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। एक बार स्टॉर्क और फॉक्स दोनों जो है फ्रेंड्स थे और ये क्या करते हैं, पहले फॉक्स जो है स्टॉर्क को इन्वाइट करती है अपने यहाँ पर एक डिनर के लिए। तो जब स्टॉर्क आ जाती है फॉक्स के घर पे, तो फॉक्स जो है उसके लिए जो खाना बनाता है वो ऐसा खाना बनाता है जो स्टॉर्क नहीं खाता। तो स्टॉर्क जो है भूखा ही वापस लौट आता है। नेक्स्ट टाइम जब वो वापस लौट रहा होता है, स्टॉर्क डिसाइड करता है कि वो फॉक्स से बदला लेगा और नेक्स्ट टाइम वो फॉक्स को इनविटेशन देता है अपने घर आने के लिए। तो आराम से फॉक्स स्टॉर्क के घर जाती है। अब फॉक्स को जो है खाने देने के लिए स्टॉर्क क्या करता है, एक बड़ा सा बर्तन लेता है, उसके अंदर जो है अपने क्या करता है स्टॉर्क, अपने लिए तो बड़ा बर्तन लेता है जहाँ पे उसमें दूध डाल देता है और फॉक्स के लिए एक बहुत पतले मुंह का जो है बर्तन लेता है और इसके अंदर दूध डाल देता है। अब फॉक्स का जो मुंह ऐसा है कि वो इस बर्तन के अंदर नहीं जा सकता। अगेन फॉक्स जो है
यहाँ से दूध नहीं पी पाता। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। देखिए दोनों में क्या है, दोनों केसेस में अगर हम बात करें स्टॉर्क और फॉक्स की, फॉक्स के लिए भी जो है एक बड़े बर्तन में, एक पतले मुंह के बर्तन में जो है दूध रखा गया था, और स्टॉर्क के लिए भी। स्टॉर्क मतलब एक पक्षी है जिसकी जैसे बगुला जैसा पक्षी समझ लीजिए। अब बगुला जैसे पक्षी की गर्दन पतली होती है, वो आसानी से जो है पतले मुंह वाले बर्तन के अंदर से दूध पी सकता है। तो सिमिलरली अगर हम जो है इस तरह का बर्तन रखें जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन, तो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो तो फैसिलिटीज़ को ले सकता है, और दूसरा ग्रुप अगर फैसिलिटीज़ को नहीं अवेल कर पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाएगा। तो जो टेस्ट था वो उन लोगों के लिए, उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता था जहाँ पे ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स में लिटरेसी रेट कम है। अब वहाँ पे अगर आपने रिटन टेस्ट लगा दिया है छोटी पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल वॉचमैन की पोस्ट हो गई, उसके लिए अगर आप रिटन टेस्ट लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो इलिटरेट लोग हैं, जो लेस लिटरेट लोग हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो है ईसॉप का फेबल कोट किया गया था। अब इस तरह से बात ये पूरी यहाँ पे ईसॉप का फेबल जो लिखा गया है, ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर दी जाती हैं तो वो भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है, क्योंकि हमने उनको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप उस फैसिलिटी को अवेल ना कर पाए। अगर इस तरह से हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट। अब स्टेट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो स्टिपुलेट करता है कि सिटीजन्स को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंटरटेनमेंट तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(2) जो है ये हमें एक वाइड रेंजिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन देता है अगेंस्ट स्टेट एक्शन। आर्टिकल 13 कहता है ज़्यादातर जो भी फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के खिलाफ हैं हमें, बट कुछ राइट्स हमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी मिलते हैं। और ये हमारा जो आर्टिकल 15(2) है, यहाँ पे शॉप्स जो है, प्राइवेट शॉप्स में भी कोई डिनाई नहीं कर सकता हमारा आना जाना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा और प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं हमें पब्लिक जो एक रॉन्ग होता, प्राइवेट रॉन्ग होता है, उसके खिलाफ भी हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्टिक हमारे ऊपर डालता है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो लेजिस्लेशन है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो क्लॉज है वो डालता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्लॉज को इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ नहीं है। मान लीजिए मैं हूँ और मुझे कोई ऑन द बेसिस ऑफ माई जेंडर मुझे किसी पर्टिकुलर शॉप में जाने से कोई रोकता है, तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ अंडर आर्टिकल 32। बट एज सच कोई लॉ नहीं है जिसके खिलाफ मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो है FIR दर्ज कर सकती हूँ या फिर कंप्लेन कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की कमी की वजह से हम जो है लीगल रेमेडीज़ हमें जो है काफ़ी कम मिलती हैं अगेंस्ट प्राइवेट रॉन्ग डूइंग्स। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का 2005 में ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन, इनके बीच में एक केस हुआ था जहां पे ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक रूल बना के रखा हुआ था कि कोई भी सेल जो है कोई भी सेल नहीं होगी उस पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी के हाउसेस की टू एनीवन हु इज़ ए नॉन पार्सी। तो इस राइट टू फॉरबिड सच ए सेल, इसको जो है अपहोल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्सीज़ का फंडामेंटल राइट है कि वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करें। बट इस जजमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एसोसिएट को जो है एनफोर्स करता है। बट ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था ये ओवरलुक करता है आर्टिकल 15(2) को। तो आर्टिकल 15(2) जो है काफ़ी लिमिटेड है स्कोप, लगता है कि ये काफ़ी लिमिटेड होगा स्कोप में, बट जो शॉप्स वाला वर्ड इस आर्टिकल 15(2) में इन्फोर्स किया गया है या पुट किया गया है, ये इसको बहुत वाइडली रीड किया जा सकता है। एक स्टडी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक्सप्लिसिटली जो है इंटेंट किया था कि रेस्ट्रिक्शंस को पुट किया जाए शॉप्स के ऊपर, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में से
स्पेसिफिक ग्रुप्स को जो है एक्सक्लूड ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन रिफ्यूज़ करता है अपनी प्रॉपर्टी लीज़ करना किसी दूसरे पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, तो ऐसा रिफ्यूज़ल डायरेक्टली जो है आर्टिकल 15(2) के खिलाफ जाएगा। ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये देख सकते हैं कि इंडिया यूनिक है ऐसे डेमोक्रेसीज़ में जहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी है, बट इसको सपोर्ट नहीं किया गया है किसी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन से। साउथ अफ्रीका में ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, राइट टू इक्वालिटी है, बट इसके साथ साथ एक ऑल एनकम्पासिंग लॉ है जो कि प्रोहिबिट करती है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन को, और न केवल गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को भी प्रोहिबिट करती है कि वो अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो अटेम्प्ट्स जो है इंडिया में भी किए गए हैं चेंजेस करने के, चेंजेस लाने के और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करने के। फॉर एग्जांपल, शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है दिया था 2017 में। इसी तरह से सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ने भी ड्राफ्ट और रिलीज़ किया था एक बिल जिसको कहा गया था बिल इक्वालिटी बिल। ये पिछले साल जो है फॉर्मुलेट किया गया था। ये ऐसे अटेम्प्ट हैं जो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हमारी सिविल लिबर्टीज़ जो है थ्रेटन होती हैं न केवल स्टेट की एक्शंस के द्वारा बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस के द्वारा भी। अल्टीमेटली हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो सबस्यूम करना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग पर कि डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। कोई भी रीजनेबल कंसेप्शन जो जस्टिस का है वो ये डिमांड करेगा कि हम अपनी इंटेंशंस के बियॉन्ड लुक करें, हम अपने एक्शंस के बियॉन्ड लुक करके इंटेंशंस को देखें। इंटेंट क्या था, इंटेंट उस एक्शन का डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं, और ये इंटेंशन की स्टडी जो है हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को जो है बेयर कर देगी। और इंटेंशन को अगर हम देखेंगे तब हमें स्पेसिफिकली पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। उसके साथ साथ जो आइडिया है कि हमें एक लॉ एनेक्ट करनी चाहिए जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेशन को अपनी सोसाइटी से हटा सकें या एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ एक लीगल रेमेडी रख सकें, ये हमारी लाइफ्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। बट हमारे जो डीप रूटेड कल्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और ये जो चेंजेस हैं ये बिहेवियरल चेंजेस सोशल उस वैक्सीन के थ्रू आएंगे। हमें जो है इसके लिए मास लेवल का एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाना होगा जहां पर हम रिकॉग्नाइज़ करें सबसे पहले एज अ सोसाइटी कि हम एक डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ में करेक्टिव स्टेप में सबसे पहला चीज़ जो होती है वो ये है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि हमारी यहाँ पर गलती है। तो एज अ सोसाइटी हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि हम एक डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हैं, तभी हम इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कोई सब्सटैंशियल एक्शन ले पाएंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है नो लॉन्गर स्पेशल। यहाँ पे आर्ग्यू किया गया है कि इंडिया और नेपाल को जल्दी से जो है मूव करना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो भी एक हर्डल क्रिएट हुआ है ये रीसेंट नेपाल के मैप के क्रिएशन से, उसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए, जैसे कि हमारी जो यूनिक स्टेटस है वो रिस्टोर किया जा सके या एटलीस्ट यहाँ पे हम कुछ रिकैलिब्रेशन कर सकें। तो बैकग्राउंड ये था कि हमने बहुत टाइम जो है इंडिया और नेपाल की चर्चा की थी काला पानी का इशू लेकर के। बेसिक बैकग्राउंड ये था कि इंडिया ने एक रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, पक्का रोड। उसके साथ साथ इंडिया ने जब पिछले साल मैप निकाला था अपना आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, उस वक्त से नेपाल की गवर्नमेंट बार बार जो है बोल रही थी कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक बायलैटरल इशू खड़ा होता है। अभी फ़िलहाल जब इंडिया और नेपाल ने इस बारे में बातचीत नहीं की और डिप्लोमेटिक हल नहीं निकला, तो ओली की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पुश किया था नेपाल के अंदर, जिससे कि वो अपने मैप्स को चेंज कर सकें। और मैप में वो लिपू लेक, काला पानी और लिम्पू दरिया जो टेरिटरीज़ हैं उनको उन्होंने शो किया है। अब ये जो टेरिटरीज़ हैं ये इंडिया के कंट्रोल में है, ये इंडियन टेरिटरीज़ हैं। तो इसीलिए यहाँ से जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं उनको नेपाल के नक्शे में आने से का मतलब ये है कि नेपाल यूनिलेटरली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनका स्टेटस को चेंज करता हुआ नज़र आया है। और इससे जो एक नया फेज़ आएगा हमारी नेपाल और इंडिया की टाइज़ में।
अब ये इशू कोई नया नहीं है, पुराना इशू है। बार बार कई बार ये इशू उभरा है, काला पानी के ऊपर कई बार टॉक्स हुई है। हमने देखा भी था कि किस तरह से महाकाली रिवर, जो ट्रीटी ऑफ सगौली में महाकाली रिवर को जो बाउंड्री बनाया गया था, उसके ओरिजिन के ऊपर जो है इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ आते हैं। नेपाल क्लेम करता है कि ओरिजिन काफ़ी आगे से है, और ओरिजिन की वजह से, नेपाल के क्लेम की वजह से नेपाल ये कहता है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्बू दरिया जो टेरिटरीज़ हैं वो नेपाल के अंदर आती हैं। इंडिया क्लेम करता है कि महाकाली रिवर जो है आपकी काला पानी के साउथ में से जाती है, इसीलिए काला पानी के बाद वाली चीज़, काला पानी से नॉर्थ वाली सारी टेरिटरीज़ इंडिया के अंदर आती हैं। तो ये जो एक बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशंस है, बेसिक जो डिसएग्रीमेंट है, परसेप्शनल डिसएग्रीमेंट है, इसने एक बड़ा अब डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब अगर हम बात करें 2000 की और 2014 की, तो नेपाल और इंडिया ने कहा था कि वो सीरीज़ ऑफ टॉक्स करेंगे, जिससे कि काला पानी और सुस्ता का जो एरिया है, ये दो जो है हमारे कंटेंडेड एरियाज़ हैं नेपाल को लेकर के। पूरे बॉर्डर में सिर्फ ये दो हमारी डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे आते हैं, काला पानी के ऊपर और सुस्ता के ऊपर, और यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है। दोनों साइड्स अपने क्लेम्स को लेकर रिजिड हैं। मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सरफेस रोड जो है बनाया था उस टेरिटरी के ऊपर, काला पानी के नॉर्थ में लिपू लेक वाली टेरिटरी के ऊपर। ये जो पास है, ये फेम्ड जो सिल्क रूट था जहाँ से इंडिया और तिब्बत को ज्वाइन करता है, उस वाले, और साथ साथ जो है इंडिया से लेकर के कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इस वाले रूट से जाती है। उसी रोड को जो है पक्का बनाया गया था और उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तब से ये इशू बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया है और बहुत इसका डिप्लोमेटिक जो है डिसएग्रीमेंट शुरू हुए हैं। अब न्यू दिल्ली का कहना है कि ये मैटर को डिस्कस करने के लिए तैयार है एक म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट पर। काठमांडू का कहना है कि इंडिया ने जो 2 डेट्स नेपाल ने सजेस्ट की थी उनको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि दोनों कंट्री को अभी वेट करना चाहिए जब तक कोरोना का पैंडमिक पहले ख़त्म नहीं हो जाता। तो ओली गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया ने इस पैंडमिक के टाइम पे भी बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बायलैटरल और मल्टीलेटरल मीटिंग्स की हैं, तो ऐसे में नेपाल से क्यों नहीं की जा सकती। हालांकि ओली का जो एक पर्पसफुल मैनर था, जिस मैनर में उन्होंने परस्यू किया, जिस तेज़ी से इन्होंने परस्यू किया है मैप का चेंज, वो भी उस वक्त जब इंडिया का और चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हम एक बिलीव को जो है मजबूती देता है कि नेपाल कहीं ना कहीं बीजिंग की बैकिंग की वजह से थोड़ा सा स्ट्रांगली इंडिया को अपोज करता हुआ नज़र आया है। तो अब ट्रुथ जो भी हो, रियलिटी ये है कि जिस तेज़ी से हमारे जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होने के बाद अब डिप्लोमेसी के लिए स्पेस बहुत कम बचा है, क्योंकि अब उनकी जो जनता है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ये अमेंडमेंट पास कर दिया है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी के लिए अब बहुत कम स्पेस बचा है। अब ये जो है रिजिडिफाई हो जाएगी नेपाल की पोजीशन। दूसरी चीज़ ये है कि जो वोट था इस नेपाल की टेरिटरी को चेंज करने का, वो यूनानिमस था, मतलब कि सभी पार्टीज़ ने इस बारे में वोट किया है। तो ये भी हमें बता देना चाहिए, न्यू दिल्ली को ये समझ आना चाहिए कि अकेले ओली जो है इस पूरे प्लान के विलन नहीं हैं। नेपाल में जो एस्पिरेशंस हैं वो चेंज हो रही हैं और जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से डीप हैं, डीप सीटेड हैं और ओली तक लिमिटेड नहीं हैं ये इश्यूज़। ओली की गवर्नमेंट जो कि कोशिश करना चाहती है कि वो अपनी लेगेसी को बिल्ड करे, जिससे कि वो जो भी अनइक्वल एग्रीमेंट बिल्ड किए गए थे मोनार्की के द्वारा, उनको ओवरटर्न कर सके। यहाँ से हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है न्यू दिल्ली को, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है नेपाल के साथ काफ़ी बड़ी है और अगर हमारे जो पहले के कमिटमेंट्स थे, जहाँ पे अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट है, वहाँ से अगर थ्रेट आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब अगर हम बात करें, आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि नेपाल की पुलिस ने इंडियंस के ऊपर जो है फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे और 1 व्यक्ति मारे गए थे। तो दोनों साइड ने बहुत तेज़ी से मूव करके इस डिप्लोमेटिक सूप को सॉल्व करने की कोशिश करी, बट सेम तेज़ी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में नहीं दिखाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे जो स्पेशल रिलेशनशिप है वो आने वाले टाइम में डिटीरियोरेट ही होंगी।
नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है बिहाइंड द कर्व। तो सेंटर जो है स्टेट को हेल्प करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये हम कई बार देख चुके हैं। द हिंदू में आपको याद होगा सीरीज़ ऑफ जो है आर्टिकल्स आए थे स्टेट ऑफ स्टेट्स फाइनेंस, वो करके आर्टिकल्स आए थे जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हर स्टेट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, स्टेट्स के पास रिसोर्सेस नहीं हैं। तो यहाँ पे अभी कॉन्टेक्स्ट इस आर्टिकल का ये है कि अभी जीएसटी काउंसिल जो है पिछले फ्राइडे को मिली थी और उसने डिसाइड किया कि वो लेट फीस को रिलैक्स करेगा और साथ साथ जो भी इंटरेस्ट पेबल है टैक्स पेयर्स के द्वारा जिन्होंने अभी तक रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे उसको भी कुछ टाइम के लिए जो है रिलैक्स करेगा। जिन बिजनेसेस की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स रजीम में, मतलब कि जीएसटी रजीम में, उनके ऊपर जो लेट फीस थी वो पूरी तरह से वेव कर दी जाएगी। ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सेंटर ने मार्च में अनाउंस किए थे, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन जो है डिक्लेयर हुआ था उससे जस्ट पहले। अब फुल लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो हमें जो है अभी पूरी तरह से नहीं पता चल रहा है, बट जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जाएगा। और इस धीरे धीरे इसीलिए हमारे पास जो एक स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक स्टेप लेना है वो है फोरबियरेंस, मतलब कि थोड़ी सी उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो सीरियस डैमेज हुआ है इकोनॉमिकली, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। स्टेट्स की जो फिस्कल पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जीएसटी में अगर मार्च की अगर हम बात करें तो जीएसटी का जो मार्च का कलेक्शन था वो 97,597 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा कम था, क्योंकि इससे पहले पिछले के 4 मंथ्स की अगर हम बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी की अगर हम बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया हुआ था। नंबर्स जो अप्रैल और मई के हैं वो अभी हमें पता नहीं है, जुलाई से पहले ये पता नहीं चलेंगे। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया था स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को कि काउंसिल ने जस्ट 45% जो इनडायरेक्ट टैक्स का टारगेट था वही मीट किया है, तो 55% जो इनडायरेक्ट टैक्स का टारगेट है वो मीट आउट नहीं किया था। स्टेट के जो टैक्स किटी है, टैक्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हुई है और सेंटर को ये बात मालूम है। स्टेट्स को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है पैंडमिक से डील करने के लिए और दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने स्टेट्स में चालू करने के लिए। इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स अर्ज कर रहे हैं सेंटर को कि जो फिस्कल इमरजेंसी सपोर्ट होता है वो इंक्रीज़ किया जाए और पिछले जो पास्ट जीएसटी कॉम्पेंसेशन है जो अभी तक पे नहीं किए गए हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किए जाएं, जिससे कि स्टेट्स के पास कुछ फिनेंसेस हों और वो पैंडमिक के फॉलआउट से थोड़ा सा सही से डील कर सकें। मई में सेंटर ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, वहाँ पे स्टेट्स की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई थी, 3% से 5% की गई थी, बट ये अनकंडीशनल नहीं थी और ज़्यादातर जो ये एक्सटेंडेड बोरोइंग कैपेसिटी है वो तभी स्टेट अवेल कर सकते हैं अगर उन्होंने स्पेसिफाइड रिफॉर्म्स लिए हैं। रिफॉर्म्स लेना एक बहुत लंबा जो है लॉन्ग परस्यूट आइडियल है, बट ये सही टाइम है या नहीं इस बारे में सोच विचार करना चाहिए था स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टेट्स की जो नीड है फिनेंस की वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जीएसटी कॉम्पेंसेशन के जो ड्यूज़ हैं, जो पिछले साल दिसंबर से लेकर के फरवरी 2020 तक के जो ड्यूज़ हैं वो रिलीज़ किए जाने थे और ये जो है रिलीज़ केवल जून 4 को किए गए हैं, तो काफ़ी लेट ये रिलीज़ किए गए। और इस वक्त जो है जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पे फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं और जो सेंटर और स्टेट की टाइज़ हैं काफ़ी फ्रैक्टिशियस नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहले जब जीएसटी जब से मीटिंग करता था ज़्यादातर यहाँ पे कंसेंसस के बेसिस पर जो डिसीजंस लिए जाते थे, बट इस वक्त कंसेंसस जो है डिफ़िकल्ट हो रहा है जीएसटी में रीच करना। और एक जो आइडिया जीएसटी में डिस्कस किया गया था वो था कि जो रोल्स हैं वो फ्यूचर जीएसटी सेस में अभी रेज़ करने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि स्टेट्स आसानी से रिकम्पेंसेट हो सकें। कोई भी डिसीजन इस वक्त जो जीएसटी के मुद्दे पर है वो जुलाई से पहले नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन जो किया जा रहा है जुलाई तक के लिए जीएसटी के मामले में वो सही नहीं है, क्योंकि अगेन पैंडमिक से हमें लड़ना है और ऐसे में हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है। तो पैंडमिक की कर्व के साथ साथ अगर आपको इकोनॉमी की कर्व जो है इम्प्रूव करनी है तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते ऐसे क्रूशियल डिसीजंस पे।